दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II के दौरान समंदर की गहराइयों से एक नया खतरा उभरा। ये नौसेना युद्ध की आम पनडुब्बियां नहीं थी, ये सुइसाइड वेपन्स थे, जिन्हें ऐसे जवान चलाते थे जो जानते थे कि वापस नहीं आएंगे। इन्हें कहा जाता था, जिसका जापानीज में मतलब होता है स्वर्ग की वापसी। एलाइज के लिए ये कमिकाजी सबमरीन्स थी। ये पनडुब्बियां जितनी भयानक थीं, उतनी ही अद्भुत भी। छोटी और पता लगाने में मुश्किल, ये अपने साथ मौत का सामान ले जाती थी, बो में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव चार्ज। इनका मिशन सरल था लेकिन खौफनाक। दुश्मन के जहाज का पता लगाओ, पूरी स्पीड से उससे टकरा जाओ, सम्राट के लिए जान दे दो। ये कामिकाजी सबमरीन्स नेवल वॉरफेयर के एक डरावने अध्याय को दर्शाती है। ये हमें जंग की कीमत इंसानी जानों के रूप में की याद दिलाती है। उनकी कहानी हताशा, बलिदान और संघर्ष के भयानक नतीजों की कहानी है। कामिकाजी सबमरीन्स भले ही छोटी और साधारण दिखती हों, लेकिन ये अलाइड फोर्सेस के लिए एक गंभीर खतरा थी। ये हताशा से जन्मा एक हथियार था। हमें उनकी कहानी को याद रखना चाहिए और साथ ही ये उम्मीद भी करनी चाहिए कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल फिर कभी ना हो। वर्ल्ड वॉर II एक ज्वालामुखी की तरह फटा। इसने पूरी दुनिया को आग और तबाही में झोंक दिया। पैसिफिक में एम्पायर ऑफ जापान की टक्कर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथियों से हुई। योद्धा परंपरा वाला देश जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यूएस जापानीज आक्रमण को रोकने के लिए दृढ़ था और उसके रास्ते में खड़ा था। जंग के शुरुआती सालों में जापान को कई जीत मिली। वे अजेय लग रहे थे, लेकिन वक्त का पहिया घूमने लगा। यूएस नेवी अपनी औद्योगिक ताकत के बल पर पीछे धकेलने लगी। बैटल ऑफ मिडवे एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने जापान के कैरियर फ्लीट को भारी नुकसान पहुंचाया। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जापान को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनके संसाधन कम होने लगे। उनकी नौसेना, जो कभी गर्व का स्रोत थी, को भारी नुकसान हुआ। फिर भी जापानीज भावना अटूट रही। वे अंत तक डटकर लड़ेंगे। हताशा की इस भट्टी में ही कामिकाज़े का जन्म हुआ। आत्म बलिदान की आंधी चलने लगी। कामिकाज़े को समझने के लिए हमें बुशीदो को समझना होगा। सदियों तक सम्मान का यह प्राचीन कोड सैमुराई के जीवन को नियंत्रित करता था। इसमें वफादारी, साहस और मृत्यु तक सम्मान पर जोर दिया गया था। आत्मसमर्पण अकल्पनीय था। बेइज्जती से अच्छा युद्ध में मरना था। वर्ल्ड वॉर II के समय तक बुशीदो जापानीज समाज में व्याप्त हो चुका था। यह सिर्फ एक योद्धा कोड से कहीं बढ़कर था। यह जीने का तरीका था। सम्राट को ईश्वरीय माना जाता था। उसके लिए मरना सर्वोच्च सम्मान था। यह अटूट विश्वास, किसी उद्देश्य के लिए मरने की यह इच्छा भयानक परिणाम लाने वाली थी। जैसे जैसे जंग जापान के खिलाफ होने लगी, हताशा बढ़ने लगी। पारंपरिक रणनीतियां विफल हो रही थीं। अमेरिकन एडवांस को रोकने के लिए कुछ कठोर उपाय की जरूरत थी। ऐसे माहौल में कामिकाज़े हमलों का विचार उभरा। पहले कामिकाज़े हमले हवाई जहाजों से किए गए। पायलट अपने कर्तव्य और निराशा से प्रेरित होकर अपने विमानों को दुश्मन के जहाजों से टकरा देते थे। ये हमले भले ही भयावह थे, आश्चर्यजनक रूप से कारगर साबित हुए। उन्होंने अलाइड नाविकों के दिलों में डर पैदा कर दिया और काफी नुकसान पहुंचाया। कामिकाज़े विमानों की सफलता के कारण एक खौफनाक चीज सामने आई, कामिकाज़े सबमरीन्स। ये जहाज, जो भारी मात्रा में विस्फोटक वॉरहेड्स से लैस थे और भी घातक होने का वादा करते थे। वे लहरों के नीचे से अनदेखे और अप्रत्याशित रूप से वार कर सकते थे और दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकते थे। सेक्शन 5, स्टील कॉफिन्स, ए ग्लिम्प्स इनसाइड जापान्स कामिकाज़े सबमरीन्स। सबसे आम प्रकार की कामिकाज़े सबमरीन थी। ये असल में मैन्ड टॉर्पीडोज थे। तंग और घुटन भरे, ये अपने पायलटों को बचने का कोई मौका नहीं देते थे। एक बार हैच बंद हो जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। का इंटीरियर इसके भयानक उद्देश्य का प्रमाण था। पायलट के लिए बस इतनी ही जगह होती थी कि वह अपने कंट्रोल्स पर झुककर बैठ सके। साधारण उपकरण बेसिक नेविगेशन और टारगेटिंग की जानकारी देते थे, लेकिन उन्नत तकनीक के बारे में नहीं था। यह अदम्य साहस और आत्म बलिदान के बारे में था। बाहरी दुनिया का पायलट को सिर्फ एक छोटे से पेरिस्कोप से ही नजारा दिखता था। वह को उसके निशाने की ओर गाइड करता था, जिसके लिए वो डेड रेकनिंग और अपनी तेज नजर पर निर्भर था। यह एक एकाकी और भयानक यात्रा थी, यह जानते हुए कि हर गुजरता हुआ पल उसे अपनी मौत के करीब ले जा रहा है। सेक्शन 6, वॉल्व्स ऑफ द डीप, द हंट फॉर अमेरिकन शिप्स।
कमिकाजे सबमरीन्स आमतौर पर समूहों में काम करती थीं और अक्सर बड़ी पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती थीं, जिन्हें मदरशिप्स कहा जाता था। वे अमेरिकन नौसैनिक अड्डों के आसपास के पानी में घूमती रहती थीं, अनजान शिकार की तलाश में। उनके प्राथमिक निशाने युद्धपोत थे, लेकिन वे परिवहन और कार्गो जहाज़ों पर भी हमला करते थे। अचानक हमला करना ही कमिकाजे सबमरीन का सबसे बड़ा हथियार था। उनका छोटा आकार और शांत संचालन उन्हें पता लगाने में मुश्किल बनाता था। अक्सर हमले का पहला संकेत एक टॉर्पीडो का पानी में तेजी से अपने निशाने की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देना होता था। हमले तेज और क्रूर होते थे। अगर अपने निशाने पर लग जाती थी तो जबरदस्त विस्फोट से पानी में एक बड़ा झटका लगता था, जिससे अक्सर जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता था। जहाज पर सवार नाविकों के बचने की बहुत कम संभावना होती थी। सेक्शन 7 डेप्थ चार्जेस एंड डिस्ट्रॉयर्स, द यूएस नेवी फाइट्स बैक। यूएस नेवी शुरू में कमिकाजी सबमरीन के खतरे से बेखबर थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इसका मुकाबला करने के तरीके खोज निकाले और कई तरह के काउंटर मेजर्स तैनात किए। सोनार और डेप्थ चार्जेस से लैस डिस्ट्रॉयर्स को पानी के नीचे छिपे हमलावरों का शिकार करने के लिए तैनात किया गया। पेट्रोल एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते थे, पनडुब्बी गतिविधि के स्पष्ट संकेतों की तलाश में। समंदर ही युद्ध का मैदान बन गया, जहां अमेरिकन और जापानीज सेनाएं बिल्ली और चूहे के घातक खेल में भिड़ गईं। कमिकाजे सबमरीन्स के खिलाफ लड़ाई खतरनाक और तनावपूर्ण थी। फ्रंट लाइंस पर तैनात नाविकों को पता था कि कोई भी पल उनका आखिरी हो सकता है, लेकिन वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े, ये जानते हुए कि पैसिफिक युद्ध का भविष्य संतुलन में है। सेक्शन 8 टर्निंग द टाइड, द इंपैक्ट ऑफ कमिकाजी सबमरीन्स। हालांकि कमिकाजी सबमरीन्स ने यूएस नेवी को कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन युद्ध पर उनका कुल मिलाकर प्रभाव सीमित था। उन्होंने कई जहाजों को डुबोया या क्षतिग्रस्त किया, लेकिन वे वह निर्णायक हथियार नहीं थे जिसकी जापान को उम्मीद थी। यूएस नेवी के काउंटर मेजर्स प्रभावी साबित हुए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सफल कमिकाजे सबमरीन हमलों की संख्या कम होती गई। यूनाइटेड स्टेट्स की औद्योगिक ताकत और उसके नाविकों की बहादुरी जापान के लिए पार पाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। फिर भी कमिकाजे सबमरीन्स का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने अलाइड नाविकों के दिलों में डर पैदा कर दिया और उन्हें याद दिलाया कि महासागर की विशालता में भी युद्ध की भयावहता से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सेक्शन 9 इकोज ऑफ वॉर, रिमेंबरिंग द कमिकाजे सबमरीनर्स। जो लोग कमिकाजे सबमरीन्स चलाते थे वे अपनी किस्मत जानते थे। वे अपने कर्तव्य की भावना और अपने उद्देश्य में विश्वास से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपनी मौत के मुंह में चले गए। उनकी कहानी दुखद है, जो हमें युद्ध की इंसानी कीमत और अनियंत्रित राष्ट्रवाद के खतरों की याद दिलाती है। समय बीत जाने के बाद इन लोगों को आंकना आसान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वे अपने समय और संस्कृति की उपज थे। उन्हें छोटी उम्र से ही यह सिखाया गया था कि सम्राट के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान है। आज जापान और दुनिया भर में स्मारक उनके बलिदान के प्रमाण हैं। वे युद्ध की भयावहता और सभी देशों के बीच शांति के महत्व की याद दिलाते हैं। सेक्शन 10 द प्राइस ऑफ पीस लेसन्स फ्रॉम द डीप। कमिकाजे सबमरीन्स की कहानी युद्ध की इंसानी कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। यह हताशा, बलिदान और संघर्ष के भयानक नतीजों की कहानी है, लेकिन यह साहस की भी कहानी है जो हमलावरों और उनका बचाव करने वालों दोनों ने दिखाया। कमिकाजे सबमरीन्स की विरासत जटिल है। वे जापानीज युद्धकालीन कट्टरता का प्रतीक हैं, लेकिन उन व्यक्तिगत त्रासदियों का भी जो युद्ध व्यक्तियों और राष्ट्रों पर थोपता है। जब हम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दिए गए बलिदानों पर विचार करते हैं, तो आइए हम ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ऐसे हथियारों की फिर कभी जरूरत न पड़े। आइए हम उन लोगों की याद में सभी राष्ट्रों के बीच शांति और समझ के लिए काम करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई। सेक्शन 11 कंक्लूजन, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। कामिकाजे सबमरीन्स एक अनोखा हथियार था। वे एक हताश समय की उपज थे, हार को टालने का एक आखिरी प्रयास। उनकी कहानी युद्ध की इंसानी कीमत और बलिदान की गहराई की एक ठंडी याद दिलाती है जो कुछ लोग करने को तैयार होते हैं। जब हम इतिहास के इस अध्याय को देखते हैं तो आइए हम कवि सिगफ्रीड सासून के शब्दों को याद करें, इन मी द टाइगर स्निफ्स द रोज। हर इंसान के अंदर, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, महान प्रेम और भयानक विनाश दोनों की क्षमता होती है।
आइए हम अपने और एक दूसरे के अंदर सबसे अच्छा पोषित करने का प्रयास करें। आइए हम ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां युद्ध की भयावहता को फिर कभी दोहराया ना जाए और जहां सिर्फ शांति की हवाएं चलें।